जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जय भगवान जाटव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भीम संसद की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भीम संसद सर किस उद्देश्य के साथ में शुरू कर रहे हैं आप? क्या बेसिक उद्देश्य है आपका? चैनल का बहुत आभारी हूँ कि वो मुद्दे उठा रहा है। मैं जो आपने प्रश्न किया है कि भीम संसद क्यों और किस लिए है, क्या इसका उद्देश्य है, तो इस बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट हाउस में हमारे 131 सांसद हैं, राज्यसभा में भी है, रूलिंग पार्टी के भी सबसे ज़्यादा सांसद हैं, लेकिन जो अपोजिशन है जिसमें कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, दूसरे दलों के भी ऐसे सांसद हैं जो कि हमारे किसी मुद्दे को भी पार्लियामेंट हाउस में नहीं उठा रहे। पार्लियामेंट हाउस में नहीं उठा रहे, पार्लियामेंट हाउस लगेगा तब उठाएंगे, नहीं उठाएंगे अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में जितने जुल्म अत्याचार हो रहे हैं और जितना आज शोषण हो रहा है दलित समाज का, और आज की सरकार ने इस दलित समाज को बिल्कुल हाशिए पर पहुंचा दिया है। गांव देहातों में तो इतनी बुरा हालत है कि एक समय का भोजन भी लोगों को मुहैया नहीं है। सरकार अपनी योजना के अंतर्गत कुछ अनाज दे रही है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है और वो भी बंद होने जा रहा है। तो लोग करेंगे क्या? ना कारोबार है, ना रोजगार है, ना कोई और धंधे हैं, ज़मीन जायदाद नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो होगा कैसे? तो हमारे लिए जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाए जाते हैं सरकार ने जो बनाए हैं वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार वायदा करती है और सरकार वायदा करने के बाद मुकर जाती है और कोई भी काम नहीं करती, तो उन बातों को लेकर के हमने भीम संसद का गठन किया है। हमें मालूम है कि भीम संसद बनाने पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में पूरे आप देख लो काफ़ी समय से कोई सवाल जवाब पार्लियामेंट हाउस में नहीं होता, ना कोई हमारी किसी योजना पे जो भी स्कीम है उसके ऊपर कोई होता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो योजनाएं बनी हैं वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती, और जो इन्होंने वायदा करते हैं वो सब वायदे के वायदे ही रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। तो जो नहीं होता उस पर काम कराने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोग ये भीम संसद का गठन किए हैं। मैं मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, प्रस्ताव पास किया कि 10 साल के अंदर अंदर हम इस समाज को, जो दलित समाज है, इस समाज को सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। अब 2005 की जो मीटिंग हुई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें प्रस्ताव पास किया जिसमें कि सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र सरकार शामिल रहती है, और उसमें सब लोगों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन काम एक नहीं होता। आज 18 साल होने वाले हैं, 17-18 साल में कोई एक भी कदम शेड्यूल कास्ट के सोशो इकोनॉमिक या एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए नहीं उठाया गया। हमारे लोग भी अनभिज्ञ हैं। आप आज बताइए, जो पैसा शेड्यूल कास्ट के लिए दिया जाता है, जो कि उस मीटिंग में तय किया गया कि हमारी पॉपुलेशन के अनुपातिक हमें धन दिया जाएगा बजट में, और वो बजट के 7, 8, 9 हेड में रखा जाएगा। ऐसे ही एसटी के लिए धन, वो कोड नंबर दिया है, कोड उसका 797 है, वो 797 में भी कोई पैसा ये भेजता नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट के नाम पर पैसा दिया जाता है वो मुश्किल से पूरे देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपए भी नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए, और हमारी पॉपुलेशन यदि 15% मानी जाए तो कम से कम हमें 80,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। लेकिन वो 80,000 तो गया भाड़ में, हमें 8-9 हज़ार करोड़ रुपया भी हमारे लोगों को खर्च नहीं किया जाता। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक पीजी कोर्सेज जो कर रहे हैं, पीजी में हैं जो
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। ये 1000 आदमियों को देते हैं, और बच्चे हमारे कितने हैं, सभी को क्यों नहीं देते? पैसा है, नहीं देते हैं। ऐसे PhD जो बच्चे कर रहे हैं उनको 2000 बच्चों को देते हैं, जबकि बच्चे 10-11 हज़ार है, 10-11 हज़ार बच्चों को वो स्कॉलरशिप नहीं देते। तो ये क्या है? जो स्कीम है वो भी देते। आज पैसे ना होने की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 70% का ड्रॉप आउट रेट है। आज हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाते जाते जैसे ही हायर एजुकेशन में घुसते हैं उसमें 70% का ड्रॉप आउट रेट है। और वो भारत सरकार के आंकड़े हैं, वो हमारे आंकड़े नहीं हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 70% ड्रॉप आउट रेट। सरकार को हम 20 साल से अप्रोच कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई ये ड्रॉप आउट रेट कम होना चाहिए, 70 से इसको कम लाओ, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगी, कोई आदमी कुछ भी सुनने को सरकार तैयार नहीं है। ऐसे ही हमारा बहुत से मुद्दे हैं। आपको मुद्दा गिनाने लगूँ तो मेरे को 100 मुद्दे तो मैंने ये लिखे हुए हैं, 100 मुद्दे जो इतने भयंकर मुद्दे हैं। जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य नहीं है। हमें बाई बर्थ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट हैं। जब बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट हैं तो, और संविधान ये भी कहता है कि हम किस देश के किसी भी हिस्से में बस जाए हम शेड्यूल कास्ट रहेंगे और हमें वो बेनिफिट मिलेगी। लेकिन जब सर्टिफिकेट ही नहीं माना जाता तो हम लोगों को उसका बेनिफिट कहाँ मिलता है? तो ऐसे 20-25% लोग ऐसे हैं जो हमारे घर गांव छोड़ करके शहरों में या कहीं दूसरी जगह जा करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बस गए हैं, तो वे जनरल कैटेगरी में कहलाते हैं। अब वो जनरल कैटेगरी में कहलाते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको मैं बता दूं, बहुत जो हमारे ट्रांसफरेबल जॉब वाले आदमी हैं, कोई रेलवे में है, कोई सिविल सर्विस में अफसर बन के जाता है, कोई CPWD में है, और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले, जो लोग जहाँ जाते हैं वहीं बच जाते हैं। उनको कोई भी बेनिफिट शेड्यूल कास्ट का मिलता नहीं है, और उनके बच्चे जनरल कैटेगरी में होकर पढ़ते हैं। उनके सारे अधिकार जो मिले हैं, संविधान से मिले हैं कि शेड्यूल कास्ट होकर के तुम्हें ये अधिकार मिले, वो सारे मिलने से वंचित हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। सरकार ने कभी इसके ऊपर कोई भी आज तक कोई ऐसे कदम नहीं उठाए कि भाई ये लोग 70% ड्रॉप आउट कम हो जाए। ऐसे ही हमारे जो स्कीमें हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, जैसे और दूसरी स्कीमें हैं, कोई भी स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं है, सब बहकाने वाली स्कीम बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, अब स्टैंड अप इंडिया प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए जो डिपार्टमेंट बना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं। वो लोन की जो सीमा बनाई हुई है, उन्होंने लोन की सीमा बनाई है 5 लाख, जबकि स्टैंड अप योजना में जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना है उसमें 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, और उसके अंदर 25% की सब्सिडी है। लोन की गारंटी भी नहीं देनी होती, आय सीमा भी लागू नहीं होती। लेकिन जो मंत्रालय है जिसका काम है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, योजना दी, उसको वो दफ्तर लागू करे और पूरे देश में लागू करने के आदेश जारी करे, लेकिन कोई किसी को चिंता नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारे समाज के आदमी हैं वो भी इन पर गहनता से विचार नहीं करते। आज हालत ये हो गई है कि सरकार के पास कोई भी इस तरह की मांग डिमांड नहीं जाती जिससे कि पता लगे सरकार को कि हमारी ये मांग डिमांड है। मैं आपको बता दूं, बजट का जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब प्लान नॉन प्लान बजट बनता है, हमारे लोगों को यही नहीं पता प्लान बजट क्या है, नॉन प्लान बजट क्या है, तो लोग स्टडी नहीं करते। मेरे भी आदमियों की ये कमियां हैं, तो उनको सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, और पैसा दिया गया वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो इसकी वो बननी चाहिए जो हम चाहेंगे। हमारे दर्द हमारे है तो दर्द हमें पता है कि यहाँ दर्द है तो दवाई तभी देनी चाहिए उनको उस दर्द की कि दर्द का है। दर्द सिर में है, पैर की दवाई दे रहे तो कैसे इलाज होगा? तो इलाज इस समाज का हुआ नहीं है, ना कहीं ज़मीन बटी है,
बहुत सी मांग डिमांडें ऐसी रही हैं, बजट इसको छोड़ दे। इसके अलावा भी हमारे, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे साथी यहाँ सारे अभी जिक्र कर रहे थे कि जो योजनाएं हैं वो सब फाल्टी है, उनमें कुछ न कुछ सब में कमियां हैं। हम कमियां खामियों को कहते हैं, इनको दूर करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो जो सवाल पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए हमारे लोगों को, वो कोई आदमी उठाता नहीं है। इसलिए ये भीम संसद का गठन किया गया है कि हमारे सब लोग भीम संसद के सांसद बनेंगे और वो पार्लियामेंट हाउस में जो नहीं उठा रहे मुद्दे उठाए जा रहे, वो हमारे लोग अपने भीम संसद में उठाएंगे और उन मुद्दों के ऊपर हम सरकार को कहेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करो। हम प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे और ये मांग रखेंगे कि जो पूरा देश का हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो वो लोग जब तय करेंगे, हम सभी फैसला लेकर के हम सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे कि भाई ये आपको हमारे अनुसार काम करना चाहिए। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमसे पूछ के, हमारे समाज से पूछ के खर्च करना चाहिए। एसी कमरों में बैठ करके अफसर लोग फैसला कर लेते हैं, उनको क्या मालूम हमारे दर्द कहाँ है, क्या हमारी दवाई देनी, क्या इलाज करना है, किसका इलाज करना है। वो मन मर्जी से चले जा रहे हैं। तो उससे हमारा समाज आज 75 साल में भी इतनी बुरी हालत में है जिसका कोई हिसाब नहीं। नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं, अभी आरक्षण विरोधी नारे लगाते हैं लोग, इकट्ठे हो रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए, हजारों साल से तुमने हम लोगों को दबा के रखा, गांव से बाहर बसा के रखा, हम लोगों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, हम लोगों को कोई कारोबार धंधा करने की इजाज़त नहीं थी, हम लोगों को, अभी तुम्हारी एसएससी हो गई, 75 साल में तुम लोग उब गए। अरे मैं एक बता दूँ, एक बच्चा, कोई औरत नाजायज बच्चा होगा वो जंगल में फेंक आई, वो बच्चा वहाँ मरने की बजाय वो वहाँ जिंदा रह गया और वहाँ वो जो जंगल के जानवर है उनके बीच में पला। उस पलने में उसको जब वो 7-8 साल का हो गया, 9 साल का बच्चा, तो वो किसी को मिला तो वो सीधे हाथ जमीन पर रख करके आगे चलता रहा। तो चलते चलते वो इसी स्थिति में आ गया कि वो एक जानवर की तरह ही बोलने लगा, ऐसे ही बोबा करके मुँह से भी बोलने लगा, चलने में भी वो चलने लगा। जैसे ही उसका पता लगा तो उसको सरकार ने वहाँ से उठाया, लखनऊ के जंगलों की बात है, उसको उठा करके लाए। वर्ल्ड के, दुनिया के सारे डॉक्टर आए, ना तो उसको 7 साल के बच्चे को उसे बोलना सिखा सके, ना उसको सीधा खड़ा कर सके। तो मैं इतना इलाज, और 7-8 साल के बच्चे को जो नहीं उसको सीधा खड़ा कर सके, ना उसमें बोलने की आवाज़ डाल सके, तो मैं ये बता दूं, हमें तो हजारों साल से इन्होंने गधे की तरह से खींचा है। तो हम लोगों को कब, अभी तो 75 साल भी देश को आज़ाद हुए हैं, तो हमारे को अभी से इतने इनके पेट में दर्द उठने लगा। अभी तो हम लोगों की एजुकेशन नहीं हुई पूरी। अभी हमारे जो आरक्षण था, इतने बेईमान लोग और भ्रष्ट लोग बैठे रहे कि नॉट सुटेबल कहते रहे। अभी कह रहे आरक्षण खत्म करो, कभी कह रहे जाति आधारित आरक्षण खत्म कर दो और ये आर्थिक आरक्षण कर दो। मैंने इनको कई चिट्ठी लिखी, जाति आधार आरक्षण करने की बजाय आबादी के अनुसार आरक्षण कर दो ना, जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उनको आरक्षण दे दो। और रहे कि भाई गरीब को कुछ मिलता नहीं है तो उसके 2 हिस्से कर दो, उसकी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी बना दो, उसमें आय सीमा बीच में लगा करके आधी सीटें, आधा जो उठने का रास्ता ऊपर उठने के लिए उनके विकास के रास्ते में आधा गरीबों को दे दो, आधा अमीर, हर कैटेगरी में इस तरह कर दो। मैंने कहा 5 कैटेगरी बना दो, 5 कैटेगरी में एससी कैटेगरी अलग है। यदि ये कहते हैं कि एससी के गरीब लोग को कुछ नहीं मिला, तो ये बताए आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं कि भाई, अभी स्टेटमेंट करके ये वीडियो आया है कि ये कमिश्नर का बच्चा क्यों ले, एमपी का बच्चा क्यों ले, एमएलए का बच्चा क्यों ले। अरे इसका एतराज़ तो हमें होना चाहिए। यदि हमारा कोटा पूरा हो जाए तब हम ये बात पूछ सकते हैं। अभी तो हमारा आधा कोटा भी पूरा नहीं करते, इतने बेईमान लोग हैं। कभी वो रोस्टर की बात करेंगे, कभी सीनियरिटी की बात करेंगे, कभी किस तरह की बात करेंगे, ऐसी बकवासबाजी करते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होता। अरे पे ग्रेड के हिसाब से आज अपॉइंटमेंट होना चाहिए,
यदि किसी दफ्तर में CPWD में यदि असिस्टेंट इंजीनियर इनके पूरे देश में 300 है, तो हमारे वो 22.5 कर देना, 67% हमारे लोग उसमें ले लेने चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं ये सीनियरिटी लिस्ट है, ये रोस्टर है, ये 200 पॉइंट रोस्टर है, 1300 पॉइंट रोस्टर, ये सब बकवासबाजी करके अपना घुमा फिरा करके हमारे लोगों को लेते नहीं हैं। अरे जितने पे ग्रेड है उसमें से सेट करो ना, हमारी कितनी सीट बनती है, जितनी सीट हमारी बनती है उतनी दे दो। अब उतनी सीटें तो देने के लिए तैयार नहीं है, बस वो कानूनबाजी करते रहेंगे। तो अभी आज की तारीख में आप देख लीजिए 89 सेक्रेटरीज है, शेड्यूल कास्ट का कोई है नहीं है। इतने जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है, शेड्यूल कास्ट का एक जज है, क्यों 27 या 37 जज है, उनमें से शेड्यूल कास्ट का एक जज है, क्यों हमारा आदमी वो भी सिर्फ दिखावे के लिए उसको बनाया। क्यों नहीं बनाते ये कमीशन, क्यों नहीं बनाते जो जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनाते? ये कॉलेजियम बनाते, बेईमानी का राग है, सिर्फ उसमें भाई भतीजा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मार्कशीट नहीं देखते, कोई किसी तरह का किसी का कुछ नहीं देखा जाता। जो इनका अपना भाई भतीजा है, जो अपना रिश्तेदार है, या सरकार का आदमी है, या जो सरकार सत्ता में है उसके आदमी अभी अपॉइंट हो जाते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट जिसका फैसला सुनाना होता है, वो आदमी बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ सारे 90% ब्राह्मण बैठे हैं, तो शेड्यूल कास्ट को ये न्याय कौन देगा? जिसके नाम से भी इनको घृणा है, और आज इन्होंने खड़े कर दिए ये सब अदालतें या जो भी पुलिस वो है, सारा का सारा तंत्र शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है। उनको हमारा जरा भी प्रोग्रेस मंजूर नहीं है। तो ये क्या है? इन सब बातों को लेकर के ये सब बातें हम अपने भीम संसद में उठाएंगे और सरकार को उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेंगे। नहीं तो जो भी होगा, हम लोग जेल भरो आंदोलन होगा वो भी करेंगे, जो भी, क्योंकि हमारे लोग तो 80% लोग तो भूखे बैठे हैं, किसी को रोटी नहीं तो जेल में चल के कम से कम खाना तो देना पड़ेगा। तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जो भी होगा, और जितने भी रास्ते हमारे लिए बन सकेंगे उन सब के अनुसार हम काम करेंगे। तो हम अपनी आवाज़ यदि पार्लियामेंट हाउस में हमारे MP नहीं उठाते हैं, वे यदि एक गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है, बार बार मैं नहीं कहना चाहता, यदि वे लोग हमारे समाज के बारे में नई बात हमारी उठाते, तो लोग हम अपने संसद में उठाएंगे। हम भीम संसद इसीलिए बना रहे हैं कि हम जो बहस पार्लियामेंट हाउस में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो हम अपने संसद में करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने जो 2005 में रिटिन लेटर हैं, सारे एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट के आदेश है, उन आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बेस बनाया कि आपने हमें 20 ये जो पास के आगे 10 साल में हम बराबर ले आएंगे। आपने कौन सा कदम उठाया? हम उसको बेस बना करके पूछेंगे और ये स्कीम बनवाएंगे। हम कहेंगे कि इन स्कीमों के अनुसार आप काम करिए। यदि वो नहीं करेंगे तब हम लोग सड़कों पे आएंगे और देखेंगे। भीम संसद का सदन कब शुरू हो रहा है और कैसे? देखिए, भीम संसद की तारीख 19 और 20 नवंबर शनिवार इतवार का दिन है, वो फिक्स हो गई है। डॉक्टर अम्बेडकर भवन है दिल्ली में, वहाँ पर दिल्ली में ही ये सदन बैठेगा और सारी प्रक्रियाएं जो लोकसभा की चलती हैं, राज्यसभा की चलती है, उसी के अनुसार हमारा भीम संसद का कार्यक्रम बनेगा, चलेगा। मुद्दे उठाए जाएंगे, मुद्दों पे चर्चा होगी, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजे जाएंगे। इसके लिए हमने जो हमारे देश के चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग हैं, संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, पूरे देश में हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। उन नेताओं को हम सब लोगों को आपके इस माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जागृत कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने आने का इंतजाम या कर ले। 17
तारीख से वो चलेंगे। सब लोग यहाँ 19 तारीख को यहाँ होंगे। 19 और 20 समय? का कार्यक्रम होगा नवंबर का। 19 और 20 नवंबर तारीख हो गई, समय बताइए सर। समय सवेरे 11 बजे से पहला हाउस लगेगा। तो हाउस में सत्र में सारी व्याख्याएं दी जाएगी, सारे मुद्दे दिए जाएंगे। इसके लिए हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि कोई भी संस्था एक हो या कोई भी हो, कोई भी संस्था जो मुद्दे हम दे रहे हैं वो एक संस्था कोई भी संस्था नहीं हो पाई। हम लोग जब तक सब संस्थाएं मिलेंगी नहीं, जब तक हम सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग देश के आएंगे नहीं। हम हर राज्य के हर वर्ग से, जो दलितों के वर्ग है उनसे सबसे आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने आने की तैयारी कर ले। जो जिस तरह भी आ सकता है, अपने वाहन से आएगा तो हवाई जहाज से आएगा तो ट्रेन से आएगा तो वो आने की तैयारी कर ले। हम लोग उनका यहाँ स्वागत करेंगे। और जो चर्चा सब्जेक्ट कौन कौन हिस्सा ले सकता है सर? और उसमें मैंने बताया ना, वो जी। कोई चाहे डॉक्टर हो, चाहे बैंक वाले हो, जिनकी जो भी एसोसिएशन है, एनजीओज हैं, वो सब लोग अपने अपने पदाधिकारी इसमें 1, 2, 10 जो भी भेजना भेज दे। जो हमारे सोशल वर्कर है, बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो इंडिविजुअल क्यों ना, वो लोग आएगा। वो भीम सांसद हम उसको बनाएंगे। और अभी तो हमारे शुरुआत है। मैं समझता हूँ हमारे हजारों लोग यहाँ भीम सांसद के लिए बनाएंगे, अपनी बात रखेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। जो भी चीज़ें वैसे हम उनको सबको बाई पोस्ट हम उनको भेज रहे हैं। और स्पेशली हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा सब लोगों तक हमारी बात ये पहुंचा दी जाए। हर कैसेट के माध्यम से ये कैसेट जो हमारी वीडियो बन रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। और इसमें मैं आग्रह करूँगा कि जो नौजवान साथी हैं, चाहे वो छात्र ही क्यों ना, वो लोग भी इसमें भाग ले, जाने के उनके साथ जुल्म ज्यादती क्या हो रही है, अत्याचार कैसे रुक सकते हैं, हमारा बजट का पैसा कैसे मिल सकता है, हमारा शुल्क सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है, हमारे गांव देहातों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए। इस तरह सारे मुद्दे हमारे होंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम लोग उसमें ITI टाइप के, और जो हमारे बच्चे IIT में, NIT में, IIM में पढ़ते हैं, उन सबको स्कॉलरशिप मिले। ये सब बातें एजुकेशन की हम लोग उसमें रखेंगे। और सरकार पे इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि हमारा जो फंड दिया जाता है वो हमारे हिसाब से दिया जाए, जैसे सरल प्रक्रिया से हम तक पहुँचे। वो उसका मतलब मैंने बनाया ना कि ये 50, मान लिया अभी 1000 बच्चों को PG स्कॉलरशिप दिया जाता है, क्यों नहीं 20,000 है तो 20 के 20,000 को दिया जाता। तो हम लोग मांग करेंगे एजुकेशन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है कि एजुकेशन हमें मिले, एजुकेशन पर हम दबाव देंगे। सारे बच्चे चाहे PhD कर रहे हैं, चाहे वो लोग हमारे में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या IIT कर रहे हैं, NIT कर रहे हैं, IIM कर रहे हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, उन सबको पूरी छूट होनी चाहिए। यानी कि किसी भी अभी जो तय किया 10 साल में बराबर लाएंगे हम। उस इनके लेटर को जो सरकार ने जारी किया, जो नेट पे पड़ा है, जो 27 जून 2005 की बैठक का नीति आयोग की वेबसाइट पर है, एक श्रीधरन ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनका लेटर है, मोन्टेक्सी अहलूवालिया का उसमें लेटर है। वो मेरे समाज के लोग उसको निकाल लें, और निकाल करके उसके अनुसार हम काम करेंगे। जिन भाइयों बहनों को मेरे से संपर्क करना हो, आने के बारे में कुछ भी सलाह करनी हो, डिटेल करनी हो, तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर ले, 9810634677। दोबारा सुन ले, मेरा फ़ोन है 9810634677। और मेरे को यदि अपनी कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी साथी मेरे को भेजना, तो ईमेल पर मेरे को अपने सुझाव भेज दे कि हमें इस कार्यक्रम में जो भीम संसद का सत्र होने जा रहा है उसमें क्या कौन कौन मुद्दे और जोड़े जाएं, तो वो लोग भी मुझे भेज दे। मेरा वेबसाइट है, मेरी जो ईमेल है वो है indiarsp@gmail.com। दोबारा से नोट कर लें, indiarsp@gmail.com। तो मेरे भाई
मेरी इस कैसेट को, इस मेरी वीडियो को, मेरे समाचार को पूरे देश में जरूर फैलाएं। जो हिंदी बेल्ट है कम से कम उसमें तो तुरंत पहुंच जाए। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुना है, वो अपने नाम से अपनी कैसेट बना करके साउथ एरिया में भी, साउथ इंडिया में भी और सब जगह पहुंचाने का काम करें। वो अपने नाम से भेज सकते हैं कि दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया है, हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। भीम संसद और भीम समाचार से संबंधित वीडियो को अधिकतम वायरल कीजिएगा, पूरे देश में फैलाइए, क्योंकि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज पूरे देश में हैं और ये देश की ज़रूरत है। सरकार के बदले का काम करेगी भीम संसद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।